are going to read and understand what we are going. The intro of this chapter is प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब तथा उनकी पुत्री पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। जो उन्होंने इनके साथ मिसबिहेवियर किया था, जो उन्होंने इनको सम्मान नहीं दिया था, उसी की पूरी ये स्टोरी है। अभी व्हाट वी नीड टू इमेजिन इज मैना देवी के बलिदान का ऐतिहासिक महत्व क्या है। ये हमको समझना, हमको देखना है कि मैना देवी के बलिदान का ऐतिहासिक महत्व आखिर है क्या। क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। क्या क्रूरता की कोई सीमा होती है? एक्चुअली जब आदमी के अंदर क्रूरता आ जाती है, जैसे मैं अब बताऊं, इसका अगर एक एग्जांपल बताऊं, अभी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने कोई भी बुरा काम जिंदगी में नहीं किया है तो वो बुरा काम करने से पहले 10 बार डरेगा। लेकिन कोई आदमी जिसको बुरा काम करने की आदत पड़ जाती है ना, उसने एक बार किया, दोबारा थोड़ा डरेगा, तीसरी बार और कम डरेगा। जहां उसे 3-4 बार गंदे काम या खराब काम किए तो उसको उस काम को करने की आदत पड़ जाएगी। उसके बाद उसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और उसकी वो प्रवृत्ति बन जाएगी। तो क्रुएलिटी बेटा एक ऐसी प्रवृत्ति है, पहले आदमी किसी को तकलीफ देता है, दर्द पहुंचाता है तो उसे बुरा लगता है, वो सोचता है कि अगली बार नहीं करूंगा, लेकिन फिर अगली बार करता है, फिर थोड़ा कम बुरा लगता है। जहां 3-4 बार करना शुरू किया तो वहां किसी को परेशान करने में, किसी को मारने में, किसी को सताने में उसको तकलीफ नहीं होती, वो उसकी आदत बन जाती है। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर, देखते हैं इनके साथ हुआ क्या था। सन 1857 की क्रांति के विद्रोह ने धुंधु पंत नाना साहब विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब जब कानपुर से असफल होने पर सुरक्षित जगह जाने लगे तो वे जल्दी ही अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। वो जब वहां जा रहे थे तो वो इतनी जल्दी में निकले कि मैना घर पे रह गई, उसको साथ लेकर के नहीं जा पाए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, राजा थे जिनका महल था। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उन्होंने उन्हें आग में जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देगा, मतलब एक बार मजबूर कर देगा और एक बार आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये वर्ड लिखा गया है ना, रोमांचकारी, ये वर्ड यहाँ पे प्रयोग नहीं होना चाहिए। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर आ गया। जब कानपुर में उन्होंने लोगों को मारा और वहां पे सबकी हत्याएं की तो उसके बाद वो लोग टर्न होकर बिठूर के साइड में आ गए। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। वो जो थे, क्योंकि क्रांतिकारी थे, इसलिए जो उनका महल था वो अंग्रेजों ने पूरी तरह लूट लिया। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, लेकिन उसमें जो था अंग्रेजों को ज्यादा पैसा नहीं मिला, उसमें बहुत कम मिला। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल ध्वस्त कर देने का निश्चय किया। उन्होंने ये फैसला किया कि अगर धन नहीं मिला चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके महल को हम बर्बाद कर देंगे। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देख करके अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहां पर दिखाई नहीं दी थी, वो कहीं छुप गई थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर के अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवय देख करके सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। अल्पवय देख करके सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। उसने उससे जाकर के बात भी किया था शायद। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए। अच्छा, ये अच्छी वेल एजुकेटेड थी, इन्होंने
जैसे उसने पूछा जिस भाषा में, उसी भाषा में इन्होंने उसको जवाब दिया। आप ही बताइए कि ये महल गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? आप क्यों चाहते हो कि इस महल को गिरा दिया जाए? सेनापति, ये महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। वो यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, वास करते हैं। सरकार ने इसे ध्वस्त करने की आज्ञा दी है, इसलिए सरकार का कहना है कि इस महल को गिरा दिया जाए। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या अपराध किया है? भाई, द पर्सन हु वॉज अगेंस्ट टू यू, ही वॉज द पर्सन टू हुम यू किल। उसको आप मारो, वो आपका दोषी है। इस पर इस जड़ पदार्थ मतलब जो चीजें एक जगह से हिल ना सकें, इसमें इस महल की, इस पैलेस की क्या गलती है? इसका क्या अपराध है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगता है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महल की रक्षा की जाए। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कृपया इस महल को आप ना उड़ाएं, इसे जाने दें, इसकी रक्षा करें। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हुआ। बेटा, ये लोग ना बहुत ही क्रूर थे। इन लोगों ने ऐसे ऐसे मारा है लोगों को ना कि मन तो करता है इनके देश में जाकर के इनको लाओ यहाँ पकड़ के और बहुत मारो। ऐसा लोग काम किया है। नहीं सर, वैसे ही मारो जैसे इन लोगों ने उनको मारा था। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये महल गिराना ही होगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य ऐसा बोलता है कि मुझे इस महल को गिराना है। पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे है। उसका नाम जनरल हे था। आपकी प्यारी पुत्री मेरी और मुझ में गहरा प्रेम संबंध था। जो आपकी पुत्री थी मेरी और मुझ में, हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बार बार आती थी। कई सालों पहले जो मेरी थी वो मेरे पास बार बार आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी और वो मुझे पूरे मन से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, आप भी वो टाइम पे हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब इसकी जो बेटी थी वो मर गई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक रखी हुई है। इस बच्ची ने उसकी एक चिट्ठी संभाल के रखी थी। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसको सरप्राइज हुआ कि अरे ऐसे कैसा हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री की सहचरी यानी फ्रेंड हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न जरूर करूंगा। उस समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पर आ पहुंचा और उसने बिगड़ करके सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है। आपसे मुझे कुछ कहना है, कुछ बात करनी है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? ऐसा कोई तरीका है जिससे कि नाना का महल बचाया जा सके? फिर आउटरम ने बोला, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड केनिंग जो वहां का गवर्नर जनरल था को इस विषय का एक तार देना चाहिए। उनको पहले बेटा जैसे अब हम फोन कर देते हैं, बात कर लेते हैं, पहले से तार भेजे जाते थे ताकि वो तार क्या होता जल्दी पहुंचता था। वो तार देना चाहिए। आउटम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको ऐसा करने से क्या फायदा है? हम ये महल ध्वस्त किए बिना और नाना को गिरफ्तार किए बिना वापस नहीं जा सकते। ये हमें काम दिया गया और हमको करना पड़ेगा। सेनापति हे मन में दुखी होकर के वहां से चले गए।
उसके बाद जनरल आउटम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना कहीं पर नहीं मिली। पूरे घर में नीचे ऊपर हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मैना का कहीं कोई पता नहीं था। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड केनिन का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। मतलब वहां पे जैसे हमारे मंत्रिमंडल होता है ना, वैसे वहां पर मंत्रिमंडल होता है, और उन लोगों ने सहमति दी थी कि नाना के जितने भी उससे रिलेटेड जो भी निशानियां तक है वो सब खत्म कर दी जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध और दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल बहुत बड़ा महल था, राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वो महल मिट्टी में मिला दिया गया। 1 घंटा जाते जाते वो पूरा महल जो था वो मिट्टी में आकर के मिल गया। उस समय के लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। उसमें क्या लिखा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब तक उस दुर्दांत यानी अंग्रेजों के विरोध करने वाले बुरे आदमी को अब तक नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, जिसपे समस्त सभी अंग्रेजों ने पूरा क्रोध बरसा रखा है, दिखा रखा है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। जब तक हमारे शरीर में रक्त होगा, जब तक हमारे शरीर में खून दौड़ेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी होगी। आगे उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। लोगों ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया, जिसमें सर हे ने नाना की पुत्री पर दया दिखाने की बात लिखी थी। उसने को लेटर लिखा था ना कि इस बच्ची पे दया किया जाए, लेकिन उस दिन जो इनकी मीटिंग थी उसमें लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। हे के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है, उनके लिए ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की बात थी। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था, उसकी पुत्री के लिए क्षमा, ऐसे कैसे हो सकता है? अपना सारा जीवन युद्ध में बिता करके अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्रियन बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के या उसके प्रेम में बच्ची के अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्री तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले। हाँ बेटा,